हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप सभी। बेटा आज का जो लेक्चर है वो है पेपर 2 है आपका सीटेट जनवरी जो 2024 में हुआ है। आप लोगों ने बोला था कि सर सीटेट के पेपर से पहले बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे सोल्व करवा दीजिए। तो आज आपके सामने है पेपर 2 और जैन 2024। चलिए बेटा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन अपने स्टार्ट करते हैं। ये ओरिजिनल पेपर है जो आपकी वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा, सीटेट की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको आपके सामने ओरिजिनल पेपर ही रख दिया है, अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका है। वाइगोस्की का नाम आते ही मेरे सामने तीन से चार चीजें आती हैं बच्चे। मुझे क्या मिल जाए, सोसाइटी मिल जाए, या मुझे कल्चर मिल जाए, या मुझे लैंग्वेज मिल जाए, या स्कैफोल्डिंग मिल जाए, या जेडपीडी मिल जाए, या एमकेओ मिल जाए। इन 6 में से मुझे ढूंढो, यहाँ पर कुछ मुझे मिल रहा है। तो देखो इस सेकंड पॉइंट में मुझे क्या मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, स्कैफोल्डिंग। क्या मिल रहा है, स्कैफोल्डिंग। तो और कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। तो आंसर मेरा कौन सा हो गया, स्कैफोल्डिंग। कौन सा हो गया, स्कैफोल्डिंग। आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। क्वेश्चन आपको कोई ना कोई सिग्नल, कोई ना कोई साइन, कोई ना कोई कोड जरूर देगा आपको। जैसे अभी यहाँ पर ये कोड आ गया, टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट बच्चे क्या कह रहे हैं, किशोरावस्था के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या है, इसको पकड़ लो, नहीं है। किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है, बिल्कुल है, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चा क्या करता है, समाज मेरे बारे में क्या सोच रहा है इसका उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। तो ये तो मेरा सही है, जबकि मुझे क्या ढूंढना है, नहीं, गलत है। किशोरावस्था को आमतौर पर यौन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर लेकर जाती है, बिल्कुल लेकर जाती है। किशोर अवस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोविज्ञान परिवर्तन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं, इसे अनुभव करते हैं। ये बेटा देखो यहाँ पर क्या है, ये एक समान कह रहा है। बच्चों में क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो बच्चों में जो विकास की दर होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो सारे के सारे एक समान तरीके से नहीं बढ़ते, क्या होता है, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, अलग अलग होते हैं। तो इस वजह से आंसर मेरा कौन सा हो गया, 4। आंसर मेरा कौन सा हो गया, 4। आगे बढ़ते बच्चे। सुजाता एक नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार, नगद का मतलब बेटा हो गया पैसा। ठीक है, पैसा क्या हुआ, इंटरनल मोटिवेशन है या फिर एक्सटर्नल है। जो पैसा है वो क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है, और जो आपका इंटरेस्ट है वो क्या है, आपका इंटरनल मोटिवेशन है। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, एक्सटर्निस्टिकली मोटिवेटेड। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। फोर्थ क्वेश्चन, विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज करना चाहिए। नहीं भाई, हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। और सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अन्वय और सम्मान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। नहीं, एक प्रकार की कमी के रूप में भी स्वीकार नहीं करना। आंसर हमारा क्या हो गया कि भिन्नता को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। तो आंसर मेरा क्या कौन सा हो गया प्यारे बच्चों, 3rd। आंसर मेरा हो गया 3rd। आंसर मेरा हो गया 3rd। नेक्स्ट हमारे पास जीन प्याजे बिलीव दैट नॉलेज इज। ठीक है, अब जब जीन प्याजे की बात आती है तो क्या होगा, बच्चा क्या है, एक्टिव लर्नर है और वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को फॉलो करता है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का मतलब कि लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, इट मींस खुद से कर कर वो सीख रहा है। ढूंढते हैं यहाँ पर, कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रादर देन द बीइंग पास पैसिवली फ्रॉम द एनवायरमेंट, इनेट एंड गिवन रादर देन एक्वायर्ड थ्रू इंटरेक्शन। नहीं। नेक्स्ट कहता है को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल अदर्स। ये तो किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वाइगोस्की की। नेक्स्ट, ए विजिबल बिहेवियरल चेंजेस दैट कैन बी मेजर विद रिलायबिलिटी। तो आंसर मेरा प्यारे बच्चों कौन सा बच गया कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। इट मींस ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है कि बच्चा यहाँ पर पैसिव नहीं होता, एक्टिव होता है। इट मींस वो अगर मान के चलिए बेड के ऊपर पड़ा रहेगा और ये कहेगा कि जीन प्याजे के अकॉर्डिंग तो मेरे अंदर डेवलपमेंट होगी ही होगी, ऐसा नहीं है। जीन प्याजे ने ये बोला कि बच्चा एक्टिव क्या होता है, लर्नर होता है, एक्टिव मेंबर होता है। जब तक क्या होगा कि वो खुद से उठकर नहीं चलेगा, खुद से काम नहीं करेगा, तो तब तक उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगी। तो इस वजह से वो क्या होगा, एक्टिव मेंबर होगा। नेक्स्ट कहता है हमारे पास, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन कैसा होना चाहिए।
एक प्रगतिशील कक्षा। आज के दिन बच्चे कौन सी एजुकेशन चल रही है? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। कौन सी चल रही है? चाइल्ड सेंटर। तो देखो डायनामिक क्या होती है, जहां पर चीजें क्या होती है, चेंज होती रहती है। इट मींस बच्चे को एक मेथड से समझ नहीं आ रहा तो मैं दूसरा मेथड लूंगा, दूसरे से समझ नहीं आ रहा तीसरा, तीसरा से समझ नहीं आ रहा चौथा। तो मैं क्या हूं? डायनेमिक। ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। समेटिव का मतलब क्या होता है? एंड ऑफ द सेशन, वो भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मेटिव नहीं होना चाहिए। आंसर मेरा क्या बच गया प्यारे बच्चों? 1। आंसर मेरा कौन सा बच गया? 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? देखो डीके, ये तो मेरा फॉरगेटिंग हो गया, ये भी मेरा क्या हो गया? फॉरगेटिंग हो गया। रिट्रीवल का मतलब क्या होता है? पुनः प्राप्ति। और यहाँ पर क्या है? अटेंशन। अब यहाँ पर समझते हैं। देखो ये दो मेरे जो है मेमोरी के फंक्शन है, ये दो मेरे फॉरगेटिंग के फंक्शन है, तो ये तो मेरे हट गए। अब क्वेश्चन को पकड़ो, वो क्या कह, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एसेंशियल इन मीनिंग मेकिंग इन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड स्टोर इट फर्दर इन मेमोरी। ठीक है, इट मींस मेमोरी में मुझे उसको लेकर जाना है। तो आंसर मेरा कौन सा रह जाएगा? अटेंशन। कौन सा रह जाएगा? अटेंशन। क्योंकि मैं जब तक अटेंटिव नहीं होऊंगा तब तक मुझे मेरे माइंड में वो इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। कहने का मतलब आप कानों, अगर देखो कई बार आपने देखा होगा कि कोई आप लेक्चर में बैठे हुए हो और आपने कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए आपने दिमाग को कहीं और भेज दिया, कहीं और इन द सेंस आप घर के बारे में सोचना आपने शुरू कर दिया। तो जब आप घर के बारे में सोच रहे हो तो उस टाइम क्या होता है कि आपके कानों में तो वो आवाज जा रही होती है, बट आपके ध्यान उसमें मेमोरी में नहीं जा रही होती, क्योंकि आपका ध्यान तो कहीं और है। तो इस वजह से आंसर मेरा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? ध्यान देना, कि जब तक ध्यान नहीं दोगे तब तक इंफॉर्मेशन इंटर नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे पर्सन का उदाहरण है जिसमें छात्रों की जानकारी का विश्लेषण की आवश्यकता होती है? What is the plot of the novel The Kill a Mocking Bird? ठीक है, देखो ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पर तो क्या कह रहा है, इसको बोला जाता है एक तरीके से ऑब्जेक्टिव। क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्टिव। इट मींस एक ही आंसर आपको दिया गया है। ये मेरा कौन सी उस पर बेस्ड है? कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या होता है? जहां पर माइंड केवल एक ही डायरेक्शन में काम करता है, उसको क्या बोला जाता है? कन्वर्जेंट थिंकिंग। एक प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन। इट मींस आपका माइंड जब यूनिडायरेक्शनल भागता है, एक ही दिशा में भागता है, तो उसको क्या बोला जाता है? कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग को प्रोजेक्ट मतलब ये कन्वर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट कर रहा है ये क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम ऑफ? ऐसा ही हो गया, इसमें प्लॉट पूछा गया था, इसमें थीम, तो ये भी ऑब्जेक्टिव हो गया, तो ये भी मेरा नहीं हुआ। हाउ डज द ऑथर यूज सिंबोलिज्म इन टू किल ए मॉकिंग बर्ड? Who is the protagonist of To Kill a Mockingbird? तो ये भी मेरा नहीं हुआ। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है? हाउ डज द ऑथर यूज? इट मीन्स अब आपका माइंड भागना स्टार्ट होगा। इट मीन्स बच्चे जो है अब अलग अलग तरीके से इसका आंसर देंगे, जिसकी वजह से आपकी कौन सी थिंकिंग प्रमोट होगी? एनालाइज इंफॉर्मेशन। इट मीन्स आपको अलग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। इस वजह से आंसर मेरा कौन सा हो गया? सी। आंसर मेरा क्या हो गया? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Teachers should constantly reflect on their own stereotype and bias. उसका असर्शन दे रखा है और उसका रीजन दे रखा है। देखो कई बार इसका है ना, आपको जो है इस टाइप के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि इनको सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले बच्चों इसको पकड़ लो, ठीक है। असर्शन का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज इसलिए घटित हुई क्योंकि ऐसा हुआ। तो ये वो वाली सिचुएशन है कि क्योंकि ऐसा हुआ, मतलब इसकी वजह से ये होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि दोनों ही सही होते हैं, कई बार दोनों गलत होते हैं, कई बार दोनों सही होते हुए भी रीजन सही नहीं होता। तो देखो ये यहाँ पर क्या कर रहा है? शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। बिल्कुल हो, क्योंकि हमेशा टीचर का मानना ये होता, मतलब हमेशा से ये माना गया है कि जो टीचिंग है वो क्या होनी चाहिए? इफेक्टिव होनी चाहिए। तो देखो ये तो सही होना चाहिए। शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। बिल्कुल। देखो ये अगर चिंतनशील होगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा? चिंतन करेगा। तो ए भी सही है और आर भी सही है, और उसकी वजह से क्या है? दोनों की व्याख्या भी सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1। आंसर हो जाएगा 1। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। कैरोल गिलिगन ने बेटा कोलबर्ग की थ्योरी को क्या किया था? क्रिटिसाइज किया था। इन्होंने क्या बोला था
कि कोलबर्ग ने जो भी अपनी थ्योरी में रिसर्च के टाइम सैंपल लिए वो किसके लिए, मेल्स के लिए। इट मींस रिसर्च जब हुई तो लोगों से बात करी तो उसमें सारे के सारे जो थे वो मेल्स थे, फीमेल्स नहीं थी। तो इट मींस ये क्या, किसको प्रमोट करी इनकी थ्योरी, जेंडर बायस। ढूंढते हैं क्या कुछ यहां पर ऐसा मुझे मिल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है एथिक्स ऑफ केयर एंड फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, यही मिल गया मुझे। देखो ये रहा फेमिनिस्ट, ठीक है। इट मींस उन्होंने जो है मेल्स के ऊपर तो रिसर्च कर ली बट फीमेल्स के ऊपर नहीं की, इस वजह से इनकी थ्योरी किसको बढ़ाती है, जेंडर बायस को। तो आंसर मेरा कौन सा हो गया, 1। आंसर मेरा कौन सा हो गया, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। वास्तविक जीवन की समस्या और मूर्त अनुभव से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के कई रास्ते मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। कारण विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। देखो अब यहां पर मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बताया था, जो इससे 2 क्वेश्चन पहले किए थे, कि स्टेटमेंट और असर्शन के जो क्वेश्चन है उसमें आप पजल होते हो। तो देखो ये स्टेटमेंट सही है, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है, ये भी सही है। बट अब इसके साथ जोड़ के देखो, क्या इसकी वजह से ऐसा होता है, नहीं। देखो ये अलग है, यहां पर क्या कह रहा है, वास्तविक जीवन की समस्या और मूर्त अनुभव के सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। वो इसलिए नहीं मिलते कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो इट मींस अब यहां पर स्टेटमेंट तो बच्चों दोनों ठीक है, बट जो है वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रही हैं। तो मैच नहीं कर रही हैं तो ये मेरा गलत हो गया, क्योंकि सही व्याख्या करता है, नहीं करता है भाई, क्योंकि ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट जा रही है, ठीक है। अब ये भी मेरा गलत हो गया, ए सही है लेकिन आर गलत है, ये भी सही गलत हो गया। और ए और आर, अरे रुको रुको भाई रुको, सॉरी भाई सॉरी, ये क्या है, यहां पर ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आंसर मेरा ये हो गया, ए सही है लेकिन आर गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इट मींस स्टेटमेंट तो दोनों सही हैं बट दोनों एक दूसरे से मिसमैच हो रही है। इट मींस दोनों एक दूसरे को ध्यान नहीं दे पा रही है, तो इस वजह से आंसर मेरा क्या हो गया, 2। इट मींस इसकी वजह से ये नहीं हो रहा है। रीजन यही है कि हमारा आंसर हो गया 2, कि दोनों सही हैं बट व्याख्या एक दूसरे की नहीं करता है। डिसलेक्सिया जो है वो क्या है, डिसलेक्सिया में ऐसा क्या है जिसकी वजह से, डिसलेक्सिया इज इमोशनल कंडीशन, नहीं इमोशनल तो नहीं है, न्यूरोलॉजिकल होती है। अब न्यूरोलॉजिकल देखो कहां कहां पर है, एक ही इसमें है। सेंसरी कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट्स नहीं हुआ, फिजियोलॉजिकल सोशलाइज विद नहीं हुआ। न्यूरोलॉजिकल डिसलेक्सिया जो है वो क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल है और किससे रिलेटेड है, लिंक साउंड विद सिंबल्स, किससे रिलेटेड है, लिंक साउंड विद सिंबल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ये जितने भी हमारे पास डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, अफेजिया, ग्रेफिया, यहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये पेपर में जाने से पहले जरूर पढ़कर जाना प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर कहोगे तो मैं इसका लेक्चर अलग से ले आऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पना और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने पर, इट मींस मीनिंगफुल लर्निंग की बात कर रहा है। तो मीनिंगफुल लर्निंग होगी तो बच्चा यहाँ पर एक्टिव रहेगा, अंगेज रहेगा। को सक्षम बनाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षिक रणनीति होगी। छात्रों को नियम और परिभाषा याद करना नहीं, ये रोट लर्निंग को फोकस करता है। विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्य पत्रक पूरी करने को कहे, नहीं। विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहे, नहीं। छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दो और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। अब यहां पर बच्चा क्या है, एक तो छोटे ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है, जहां से क्या होगी, इंटरेक्शन बढ़ेगी। दूसरा यहां पर बच्चा क्या करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप कर पाएगा, और क्रिटिकल थिंकिंग अगर डेवलप होगी तो ऑटोमेटिकली बच्चा क्या करेगा, अलग अलग तरीके से सोच पाएगा। इस वजह से आंसर मेरा प्यारे बच्चों कौन सा हो गया, 4। आंसर कौन सा हो गया, 4। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। अब किसकी बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोलबर्ग की। तो देखो हेट्रोनोमियस और ऑटोनोमियस तो किसके है मेरे, हेट्रोनोमियस और ऑटोनोमियस किसका है, प्याजे का। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि जो प्याजे हैं उन्होंने भी मोरल डेवलपमेंट दी है। ये बात ध्यान रखना, जो पहले जो रिसर्च की है मोरल डेवलपमेंट की वो किसने की है, प्याजे ने। जो कोलबर्ग है उन्होंने बाद में की है। तो हमें ऐसा ही लगता है कि जो मोरल डेवलपमेंट है या जो नैतिक विकास है वो किसने डिफाइन किया है, प्याजे ने। नहीं प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है। आप उनसे पहले जो है वो किसने किया है, प्याजे ने। तो ये जो दोनों स्टेजेस हैं ये किसकी हैं, प्याजे की। अब यहाँ पर ये किसकी बात कर रहा है,
किसकी बात कर रहा है? कानून की। अब कानून की एक स्टेज का नाम है लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनाए रखने की। तो अब वो किस में है मेरा? कन्वेंशन में। किस में है? कन्वेंशन में। लेवल 2 का स्टेज नंबर 2 है, ठीक है। पहली स्टेज का मतलब लेवल 2 में देखो 3 लेवल दिए थे उन्होंने, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो लेवल 2 में 2 थी हमारे पास, गुड बॉय गुड गर्ल, गुड बॉय गुड गर्ल, और दूसरी क्या थी? लॉ एंड ऑर्डर। कौन सी थी मेरे प्यारे बच्चों? लॉ एंड ऑर्डर। तो ये किसकी बात कर रहा है? कानून की। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया? लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। और वो कौन से लेवल में आता है? कन्वेंशनल लेवल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? किसकी बात हो रही है? नहीं। विविध दृष्टिकोणों का समावेश बिल्कुल होता है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। उसमें डिसेबल बच्चा भी होता है, गॉड गिफ्टेड भी होता है, क्रिएटिव भी होता है, सारे होते हैं, ठीक है। तो विविध का दृष्टिकोण करेंगे, उचित समावेशन का पालन बिल्कुल करेंगे, विभेदित निर्देश देना बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अलग अलग टाइप की मुझे इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी, क्योंकि अलग अलग टाइप के बच्चे बैठे हुए हैं। प्रतिस्पर्धी मुझे नहीं बढ़ाना, इट मींस कंपटीशन उन बच्चों में नहीं बढ़ाना है कि ये नालायक है, ये उससे ज्यादा नालायक है, ये उससे अच्छा है, ये उससे अच्छा है, ये उससे अच्छा है। कंपटीशन नहीं बढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते समय पोर्टफोलियो प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि पोर्टफोलियो में क्या था बेटा? जो भी बच्चे की लर्निंग प्रोग्रेस है उसको रिप्रेजेंट जो करता है वो कौन सा टूल करता है? पोर्टफोलियो। इट मीन जो आपकी लर्निंग प्रोग्रेस है डे टू रूटीन की, उसको कौन प्रेजेंट कर रहा है? पोर्टफोलियो। समझते हैं। वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर नहीं, अंतिम की नहीं, क्योंकि पोर्टफोलियो मेरे प्यारे बच्चों क्या है? जो आपकी लगातार लर्निंग प्रोग्रेस हो रही है उसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये तो क्या कह रहा है? अंतिम। इट में से किसकी तरफ चल रहा है? सम्मेटिव की तरफ। ये मेरा नहीं हुआ। वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो ए, बी और डी होना चाहिए। देखो कहां पर है? ए, बी और डी। आंसर हमारा कौन सा हो गया? 4। ए, बी और डी। ये भी सही है, ये भी सही है, ये मेरा गलत है क्योंकि यहां पर अंतिम आ गया है। ये भी सही है। तो 3 सही है, ए, बी और डी, जो कि मेरा किस में है? 4th में। जो कि मेरा किस में है? 4th में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? मास्टरी होनी चाहिए आपकी, मतलब किसी भी टास्क में मास्टरी जो होती है उसकी बात कर रहा है। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, भारी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना, अपमान के डर से, असफलता का सजा से ध्यान देना। हट गया, ये मेरा हट गया, क्योंकि उच्च ग्रेड की बात कर रहा है, सजा की बात कर रहा है। अब यहां से बात करते हैं। अब यहां पर क्या कह रहा है? दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, ये मेरा क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? गलत हो गया। किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना ही क्या है? मास्टरी है। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप गाड़ी सीख रहे हो या आप सिलाई मशीन सीख रहे हो या आप खाना बनाना सीख रहे हो, वो इसलिए नहीं सीख रहे हो कि मुझे दूसरों के साथ कंपटीशन करना है। उसका सीखने का जो मेन कंसर्न है वो ये है कि जो मैंने पहले सीखा अगर उसमें कुछ गलती रह गई तो फिर दोबारा से जब मैं सीख रहा हूं तो वो क्या हो? दूर हो। तो इस वजह से क्या बोला गया है कि किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना ही हमारा क्या है? मास्टरी ओरिएंटेड। मास्टरी ओरिएंटेड का मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज में परफेक्शन की तरफ काम करना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। हो भी सकता है भाई, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और ऑप्शन देखते हैं कि कुछ है या नहीं है। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन, ये आ गया हमारे पास। क्या है? स्कैफोल्डिंग। देखो कहां पर है, कहा गया? ये रहा स्कैफोल्डिंग। तो आंसर हमारा यही हो गया और मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलता है? जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना,
जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, जेंडर पहचान को मजबूत करना और जेंडर भूमिका की नियमितता को हतोत्साहित करना नहीं। जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, यहां से बच्चे एक क्वेश्चन आता है और ये फ्री का नंबर है, इसका मैक्सिमम आंसर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा जेंडर बायस। ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो आपका सेक्स है वो क्या बायोलॉजिकल है या जो जेंडर है वो आपका बायोलॉजिकल है, सोशल है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक जो टीचर है वो हमेशा लड़कों को ये कहता है कि वो टेक्निकल काम करेंगे और लड़कियों को हमेशा कहता है कि वो खाना बनाने का काम करेंगे या सफाई का काम करेंगे, तो वो क्या बढ़ा रहा है। या क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि एक एनसीईआरटी की बुक में ये लिखा हुआ है कि भारत जो है वो एक पुरुष प्रधान देश है, तो ये जो पाठ्य पुस्तक है वो किस चीज को प्रमोट कर रही है, तो वो किसको कर रही है मेरे प्यारे बच्चों, जेंडर स्टीरियोटाइप को। किसको कर रही है, जेंडर स्टीरियोटाइप को। यहाँ पर जेंडर बायस भी हो सकता है, ये 3 नामों से आता है, जेंडर बायसनेस, जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो आपको देख लेना कि वहां पर कौन सी टर्म यूज की गई है और हल्का हल्का सा डिफरेंस है इन तीनों चीजों में। नेक्स्ट हमारे पास जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करना। इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं भाई, ज्यादा वो हो गया। सिंबल सच एज लेटिंग द लेटर एक्स स्टैंड फॉर एन अननोन न्यूमरल, इट मींस ये कहना चाह रहा है एक्स स्टैंड फॉर 2। ठीक है, एक्स स्टैंड फॉर 2, तो इट मींस ये ऑपरेशन मेरा मुझे समझ आ गया कि ऑपरेशन के ऊपर ऑपरेशन है, ऑपरेशन के ऊपर ऑपरेशन है। तो मुझे अब यहां से इतना समझ आएगा कि ये ना सेंसरी मोटर स्टेज में है, ना प्री में है, ना कॉन्क्रीट में, ये किसमें है, फॉर्मल में। फॉर्मल वाले देखते हैं कि हमें दिया है या नहीं दिया। ये मेरे दोनों हट गए, अब मेरे फॉर्मल आ रहे हैं, ये आ रहे हैं दोनों फॉर्मल। ठीक है, अब वो किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, ये कौन सी वैल्यूज है, एल्जेब्रिक वैल्यूज है। ठीक है, देखो ये मिल गया मुझे एल्जेब्रा और क्या है, कैलकुलस। कैलकुलस में हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज को। और एल्जेब्रा में हमारे पास क्या होता है, हम एल्जेब्रा में भी क्या करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, तो इट मींस ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई x को 2 के इक्वल रख दो, तो फॉर्मल ऑपरेशन तो होगा ही होगा, और साथ में कॉन्सेप्ट कौन सा चल रहा है, एल्जेब्रा एंड कैलकुलस, एल्जेब्रा एंड कैलकुलस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली, सूजन, अक्सर पहचान में भ्रमित होना, यह किससे लक्षण, ये किसके लक्षण हो सकते हैं। पहले आप आंसर दीजिए, क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, देखो मैक्सिमम बच्चों ने जो आंसर दिया होगा वो ये दिया होगा, ऑटिस्टिक। ठीक है, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ऑटिस्टिक में क्या होगा कि बच्चा खुद में लीन रहता है, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता, उसको अटेंशन प्रॉब्लम होती है, इट मींस वो बहुत लंबे टाइम तक अपना जो है मेमोरी अटेंशन नहीं लेकर आ पाता। तो ये अगर होता तो ऑटिस्टिक होता, बट अब बच्चे ये क्या कह रहा है, सारे की सारी आंखों की प्रॉब्लम बता रहा है। ठीक है, कि आंखों में सूजन आ रही है, आंखों से पानी आ रहा है, लाली हो गई है, तो इस वजह से आंसर मेरा कौन सा जाएगा, विजुअल प्रॉब्लम। कौन सा जाएगा, विजुअल प्रॉब्लम। जैसे विजुअल इंपेयरमेंट आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा हुआ विजुअल प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों और शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। व्यक्तिगत मतभेद अगर गलत हो गए, देखो द फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन एडवोकेट्स एलिमिनेशन का मतलब होता है बाहर करना ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्रू पेडागोजिकल अप्रोच एंड असेसमेंट। नहीं, व्यक्तिगत विभिन्नता अगर आपने खत्म कर दी तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इंक्लूसिव एजुकेशन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब क्या होता है, हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग, हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको पढ़ाना है। तो जब तक आप व्यक्तिगत विभिन्नता मेंटेन नहीं करोगे तब तक आप नहीं पढ़ा सकते। तो ए ऑप्शन तो मेरा सही है, बट बी ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है, नहीं करता है। तो ए सही है, आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। आर जो है इसलिए गलत है, क्यों, क्योंकि जो समावेशी शिक्षा है वहां पर मुझे व्यक्तिगत विभिन्नता को अपनाना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं। तो इस वजह से आंसर मेरा कौन सा हो गया, सी। आंसर हो गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग विद। ठीक है, देखो फिजिकल एनवायरनमेंट तो मेरा बेटा हट गया, क्योंकि फिजिकल एनवायरनमेंट
हमारा वाइगोस्की का कॉन्सेप्ट नहीं है। वाइगोस्की का कॉन्सेप्ट क्या है? सोशल, ठीक है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट हट गया, इनके हिसाब से क्या होना चाहिए? सोशल एनवायरनमेंट होना चाहिए। अब मेरे पास दो बच गए, ठीक है। पहला क्या कह रहा है कि व्हाइल वर्किंग मोर नॉलेजेबल अदर्स। मोर नॉलेजेबल अदर्स का मतलब क्या हुआ? वो सब लोग जो एक बच्चे से ज्यादा नॉलेज रखते हैं, वो उसके पीयर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है। और इसमें एज का कोई मैटर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। हो सकता है कि आपका जो छोटा भाई बहन है वो आपके लिए एमकेओ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो है पॉलिटी में जो है इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, या क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, और आपके भाई को है जो आपसे छोटा है, तो आपको बता देगा कि लास्ट टाइम जो वर्ल्ड कप है वो किसने जीता, सचिन ने कितने रिकॉर्ड बनाए हैं, कोहली के कितने रन हो चुके हैं। तो जरूरी नहीं है कि एमकेओ में हमसे बड़ा ही एमकेओ होगा। एमकेओ हमारे लिए कोई भी हो सकता है। इट मींस हमसे ज्यादा नॉलेज रखने वाला कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां से मुझे ये पहचान आ गई कि एमकेओ आंसर हो रहा है, बट उसमें क्या दिखा है? एक विद और एक जस्ट आउटसाइड। अब जेडपीडी का कॉन्सेप्ट समझो बच्चे। जेडपीडी में क्या था? एक हमने क्या बनाया था? एक जोन बनाया था, ये वाला जोन था, ठीक है। इसको क्या बोला गया था? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, या फिर क्या बोला जा सकता है? जेडपीडी। क्या बोला जा सकता है? जेडपीडी। ये क्या था? दो चीजों के बीच का एरिया था। कौन सा? एक एक्चुअल डेवलपमेंट और एक पोटेंशियल डेवलपमेंट। एक एक्चुअल डेवलपमेंट और एक पोटेंशियल डेवलपमेंट। एक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब प्यारे बच्चों क्या था? कि जहां पर बच्चा स्टैंड कर रहा है। और पोटेंशियल डेवलपमेंट का मतलब जहां तक मुझे उसको लेकर जाना है, ठीक है। अब समझते हैं इसको। एक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? जैसे आप थोड़ा सा याद करिए, स्कूल टाइम में कुछ ऐसा होता था कि मान के चलो मैंने क्या किया, जैसे एक स्कूल में टीचर होता था, वो बच्चे की कंप्लेंट कर रहा होता था दूसरे टीचर से कि यार ये बच्चा जो है ना बड़ा निकम्मा है, ये पढ़ता नहीं है। वो दूसरा बच्चा क्या कहता? अच्छा मेरे पास छोड़ के देखे एक बार, मैं दिखाता हूं कैसे नहीं पढ़ता। तो वो क्या करता था? इतना बड़ा लठ लेता था अच्छा खासा, और दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ लग जाता था। होता था ऐसा। तो कहने का मतलब उस टाइम जो कंसेप्ट था वो यही था, पिटाई करो काम लो, ठीक है। इट मींस वो बच्चे को यहां से पकड़ता था, और वो कहां तक डेवलप करने की चाह रहा था? जब तक वो पनिशमेंट देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा, तो बच्चे की परफॉर्मेंस बढ़ती रहेगी उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? तो इन दोनों के बीच का एरिया क्या होता है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब इसको, ये तो होती है उस टीचर की बात जिनको जो उस टाइम टीचर सेंटर्ड के अकॉर्डिंग चलती थी, बट अब इसको चाइल्ड सेंटर्ड के अकॉर्डिंग समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा बच्चा आपके पास आया, वो कहां पर आया? जब फर्स्ट टाइम वो क्लास में आया है, कहां पर आया है? एक्चुअल डेवलपमेंट लेकर। अब पोटेंशियल डेवलपमेंट का मतलब कोई चीज कहां तक डेवलप हो सकती है, कोई चीज कहां तक डेवलप हो सकती है। अब अगर मैं इसका पोटेंशियल एरिया निकालूं तो इसका देखो नहीं निकल सकता, ये नहीं खींच सकता। लेकिन अगर कोई चीज फ्लेक्सिबल हो तो मैं कह सकता हूं इतनी खींच सकते, इतनी, तो ये क्या होगी? उसकी पोटेंशियल हो गई। तो वही चीज यहां पर है कि बच्चे को कहां तक डेवलप करना है, और जहां जहां बच्चा आया है वो एरिया, और जहां तक मुझे डेवलप करना है वो, उन दोनों के बीच के एरिया को क्या बोला गया है? जेडपीडी। तो देखो वो अब यहां पर आउट रहता है, देखो दो ऑप्शन दिए गए, विद इन और जस्ट आउटसाइड। इट मींस बच्चा इधर रहेगा या फिर इन दोनों के बीच में रहेगा, इन दोनों के बीच में रहेगा प्यारे बच्चों। तो आंसर मेरा कौन सा हो गया? विद इन। तो एमकेओ प्लस विद इन, तो आंसर हमारा हुआ 1। आंसर मेरा कौन सा हुआ? 1। प्यारे बच्चों अगर क्लियर हुआ हो तो बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने में एक प्रभावशाली रणनीति होगी? छात्र को कक्षा के दौरान बार बार कार्य करने के लिए देना जरूरी नहीं है। छात्र को सख्ती से अपना अवधान, ये तो हट ही गया क्योंकि सख्ती आ गई। स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। स्वनियमन का मतलब हुआ बच्चे सेल्फ रेगुलेशन, जहां पर मैं खुद की ऑब्जर्वेशन खुद पर करता हूं और खुद को सुधारने की कोशिश करता हूं, उसको क्या बोला जाता है? स्वनियमन। माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त नहीं, ये भी गलत हो गया। तो आंसर हमारा हो गया सी। आंसर हमारा हो गया सी। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों स्टूडेंट, देखो अब ये तीसरा चौथा क्वेश्चन है। अभी करंट में जो पैटर्न चल रहा है वो यही चल रहा है। इसका ये पैटर्न लेकर आने का फायदा क्या है एग्जामिनर को? कि ये एक तो स्टूडेंट का टाइम ज्यादा लेता है, ठीक है। जहां पर आपको नॉर्मल क्वेश्चन जो है 1 मिनट 25 से 30 सेकंड में सोल्व कर लेते हो, उसके लिए यहाँ पर आपको 1 मिनट लगने वाली है। तो ये बात ध्यान रखना, आजकल जो पैटर्न है वो ये चला हुआ है, ठीक है। छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से
भावनात्मक लगाव हो और वो मानते कि उनका होना मायने रखता है। बिल्कुल होता है, अगर आप इमोशनली कनेक्टेड हो स्कूल से तो आप डेली अच्छे से जाते हो, लेकिन आपको केवल ये डर है कि यार जाते ही फलाने वाला टीचर मारेगा, वो उसका होमवर्क नहीं हो रखा, ये नहीं हो रखा, वो नहीं हो रखा, तो क्या होगा, आप वहां से आपका मन नहीं होगा, बस जाने से पहले आपको भागने की आपकी कोशिश रहेगी। भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बिल्कुल निभाती है। इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। अब इसको इस तरीके से समझो कि ऐसा क्यों होता है कि ऐसा होगा। छात्रों का अच्छा प्रदर्शन करने से स्कूल बनने की अधिक संभावना है, आपको भावनात्मक लगाव है, क्योंकि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे आप जोड़कर देख लिया करो, बीच में क्योंकि डाला करो और फिर ये जो चीज है जोड़ दिया करो, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये उसका रीजन है या फिर रीजन नहीं है। तो ये भी सही है मेरे प्यारे बच्चों, ए भी सही है और आर भी सही है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी सही करते हैं। तो आंसर मेरा हो गया 1, आंसर मेरा हो गया 1। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग थ्योरी का मतलब क्या है, जहां पर बच्चा खुद से कर सीखता है। शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए, नहीं। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों के सही उत्तर की प्रतिपुष्टि मिलती है, नहीं। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, बिल्कुल। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में बच्चा क्या करता है, खुद से अपने ज्ञान का निर्माण करता है, क्योंकि वो क्या है, एक एक्टिव लर्नर है। इट मीन्स वो खुद से कर सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग करता है। तो आंसर हो गया सी। अब देखो फिर आ गया वही स्टेटमेंट और असर्शन का क्वेश्चन। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए। ये किसकी बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, स्कैफोल्डिंग की, उसको क्यूज देने चाहिए, ठीक है। और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षकों को कम से कम मदद करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके स्टिक रूप से नहीं माना जा सकता। अब देखो ये भी सही है, ये भी सही है, बट क्या रीजन, देखो यहां पर क्या कह रहा है, जितना कम शिक्षकों सक्षम होता है, शिक्षकों को उतनी अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षकों को कम से कम मदद करनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके स्टिक रूप से नहीं मापा जा सकता। अब देखो ये फिट नहीं बैठ रहा, इट मींस क्या इसकी वजह से वो हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या ये रीजन है, नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी सही है, ये भी सही है, सही दोनों हैं, बट जो व्याख्या है वो दोनों की सही नहीं करता। तो इस वजह से आंसर मेरा क्या हो गया, ए और आर दोनों सही है, बट लेकिन ए और आर की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि ये अलग कॉन्सेप्ट चल रहा है, ऊपर एक अलग कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो आंसर मेरा हो गया बी, आंसर मेरा क्या हो गया, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। इट इज ए लीनियर प्रोसेस, लीनियर प्रोसेस नहीं है बच्चे, रेखीय प्रक्रिया। रेखीय प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, वो चीज जो एक सीधी रेखा में चले। तो जो समाजीकरण है मेरा वो सीधी रेखा में कभी भी नहीं चलेगा। सीधी रेखा का मतलब जितना बचपन से उसके अंदर समाजीकरण हो रहा है उतना ही बुढ़ापे तक चलता रहेगा, उसको क्या बोला जाता है, लीनियर, जो कि नहीं होगा। यह एक जटिल प्रक्रिया है, बिल्कुल है, क्योंकि बच्चा जो है यहाँ पर नहीं समझ पाता कि क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, बस वो समाज में एडजस्टमेंट कर रहा होता है। तो जटिल प्रक्रिया होती है। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, बिल्कुल है। यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप में होती है, बिल्कुल अलग अलग होती है। तो अब मुझे चाहिए BCOD। BCOD देखो कहां पर है, ये रहा BCOD। तो ए मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है समाजीकरण हो, लर्निंग हो, अधिगम, या फिर क्या हो, नहीं अधिगम में एक होता है स्ट्रेट लाइन, बट वो बहुत कम परसेंटेज में होता है। जो हमारा डेवलपमेंट होती है और जो हमारी क्या होती है, समाजीकरण होती है, वो कभी भी लीनियर नहीं होंगी, ये ध्यान रखना, ठीक है, वो लीनियर नहीं होंगे। चलिए आगे है 29। देखो फिर क्वेश्चन आ गया असर्शन और स्टेटमेंट का। देयर इज नो ऑब्जेक्टिवली डिफिनेबल मोमेंट व्हेन अ चाइल्ड एंटर मिडिल चाइल्डहुड और एडोलसेंस, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। अब बताइए कि कौन सा सही है, मतलब क्या दोनों एक ही पॉइंट को प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर अलग अलग कर रहे हैं, जो पिछले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे जैसे। चलिए हिंदी वालों के लिए पढ़ लेते हैं। वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। बिल्कुल कोई भी एक फिक्स वो नहीं होता है कि भाई यहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, तो पहला सही है। लेकिन क्या कह रहा है, विकास प्रकृति में निरंतर होता है, बिल्कुल होता है। तो दोनों सही है, और ये इसका क्या है,
क्योंकि ये क्या कह रहा है, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। मध्य बाल्यावस्था से अगला क्या होगा, किशोरावस्था हो गया, तो इट मींस कंटिन्यूटी में चल रहा है। और यहाँ भी क्या कह रहा है, कंटिन्यूटी में चल रहा है। तो ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संपर्क के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, ठीक है। छात्रों में स्वायत्ता और पहल को दंडित करना, नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। छात्रों में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करना, हाँ, रिइंफोर्स करना। विशेष छात्रों में बहुत कम उम्मीदें रखना, नहीं। सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, नहीं। तो आंसर मेरा प्यारे बच्चों कौन सा हो गया, सी, कि छात्रों में स्वायत्ता और पहल को, स्वायत्ता का मतलब क्या होता है कि जहां पर बच्चा खुद से कर कर सीखे, जहां पर बच्चा खुद से कर कर सीखे। तो आंसर मेरा प्यारे बच्चों कौन सा हो गया, थर्ड। आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। आज के सेशन में बेटा इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी, और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको करवाने हैं, चाहे वो सीटेट के हों, चाहे DTPSB के हों, चाहे KVS के हों, ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है।